तो देखो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ऑफ ब्राउन, ठीक है, जिसमें वो सोशल स्ट्रक्चर को सेंटर पे रखता है या सोसाइटी को सेंटर पे रखता है, और वो ये कहता है एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इज़ ओनली टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ सोसाइटी एंड मेंटेन द सोशल स्ट्रक्चर, कॉन्टिन्यूटी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो थ्योरी है वो नई थ्योरी है फंक्शनलिज्म के। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। इसको कंफ्यूज मत करना स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से। स्ट्रक्चरल, दोनों में स्ट्रक्चरल वर्ड है, बट दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट प्रेमाइस है, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म है लीवाई स्ट्रॉस से, जिसकी जीन्स होती है। आई मीन ऑब्वियसली इसकी जीन्स नहीं थी, लीवाई स्ट्रॉस इसका नाम है एंथ्रोपोलॉजिस्ट का। और ये जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है ये फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, ठीक है। इसीलिए ये कहते हैं कि जो फ्रेंच लोग होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा आर्टिस्टिक टाइप के लोग होते हैं, इसीलिए मतलब ये कहा गया है कि यार इसकी थ्योरी बस यही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता है। थोड़ी सी इसकी थ्योरी टिपिकल मतलब कॉम्प्लेक्स आर्टिस्टिक टाइप की, ठीक है। अब मैं इसका तुम्हें क्रक्स अगर ये बता दूँ तो ये है कि ये सिर्फ माइंड की बात करता है। देखो, आज तक सबने जो भी बात करी थी, क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट, डिफ्यूजनिस्ट, फंक्शनलिस्ट, ये सब कहीं ना कहीं मटेरियल चीज़ें देख रहे थे, ठीक है, या इवन नॉन मटेरियल भी देख रहे थे। तो एटलीस्ट फोकलोर, मिथ्स, ये सब चीज़ें देख रहे थे जो आप देख सकते हो या फिर सुन सकते हो एटलीस्ट, है ना। आप लोगों से एनालाइज कर सकते हो, बट ये ओवरऑल अलग अलग प्लेन पे बात करेगा, और इसका प्लेन है माइंड। भाई माइंड में क्या चल रहा है कोई नहीं देख सकता, ठीक है। तो ये कहता है कि कल्चर, बस यही है इसका क्रक्स, कल्चर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ माइंड। समझ में आ गया? ये बोल रहे हैं कि भाई कि दिमाग में जो चलता है ना इंसान के, और दिमाग, इंसान का जो थॉट प्रोसेस है वो ही कल्चर बनाता है। दैट्स इट, यही है क्रक्स, इसी के आसपास इसकी सारी थ्योरी रिवॉल्व करेगी, ठीक है। अब देखो, अब हाँ, ये सब लोग किसी न किसी से इंस्पायर्ड थे। मैंने तुम्हें बताया था मेलिनोस्की इंस्पायर्ड था फ्रेज़र से, और नॉट जस्ट फ्रेज़र, मेलिनोस्की हर्बर्ट स्पेंसर से भी इंस्पायर्ड था। उसी तरह से जो दूसरा था ब्राउन एमिली डर्कहाइम से इंस्पायर्ड था, ठीक है। उसी तरह से स्ट्रॉस इंस्पायर्ड है, एक सोशियोलॉजिस्ट है सॉजियर। स्ट्रॉस से सॉजियर याद कर लेना, सॉजियर से इंस्पायर्ड है वो, ठीक है। सॉजियर ने अपना काम किया था स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स में, ठीक है। अब माइंड का मतलब क्या है? देखो, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं। क्या तुम जान सकते हो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? कोई किसी का थॉट प्रोसेस नहीं जान सकता अनटिल एंड अनलेस मैं बता दूँ तुम्हें किसी न किसी फॉर्म में, कॉन्वर्जेसन करके, या फिर किसी मेरे बॉडी लैंग्वेज से, जेस्चर से थोड़ा बहुत तुम रीड कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ द रीज़न वाई माइंड इज़ वॉट ऑल द हिडन थिंग, ठीक है। तो ये बात भी यही करता है कि भाई सारे जिस तरह से सॉसियर से जब ये इंस्पायर्ड है, तो वो ये सॉसियर की स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक जो चीज़ें हैं उसमें ये कहता है, सॉसियर की स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक चीज़ों में ये कहता है कि जैसे हर लैंग्वेज में अपने एक हिडन रूल्स होते हैं, ठीक है। हिडन रूल्स होते हैं, जैसे भाई हिंदी में हम ये बोलते हैं फीमेल के लिए, हम ये बोलते हैं कि वो आ रही है, मेल के लिए हम बोलते हैं वो आ रहा है। उसी तरह से इंग्लिश में हम शी और ही यूज़ करेंगे। दीज आर ऑल हिडन रूल्स। अब फ्रिज के लिए हम यूज़ करेंगे फ्रिज ख़राब हो गया। दिस इज़ अ वेरी नेचुरल लैंग्वेज। हम ये नहीं बोलेंगे फ्रिज ख़राब हो गई, मतलब वाई इज दिस डिसाइडेड, हु डिसाइडेड दिस इज़ वेरी वेग एंड हिडन सॉर्ट ऑफ थिंग। तो वो बोल रहे हैं जिस तरह से लैंग्वेज में एक हिडन रूल्स होते हैं ना, उसी तरह से हर कल्चर की डेवलपमेंट के पीछे कुछ
हिडन नॉर्म्स, मेंटल थॉट प्रोसेस, मेंटल साइकोलॉजी छुपी हुई होती है। ठीक है, तो ये है इसकी बातें। अब देखो और ये देखो, all the culture aspects are manifestation of human mind, thus social structure is the outcome of human mind। हर जगह ये human mind की बात करेगा, and its thought process, this can be different from empirical reality। empirical means proof। ठीक है, जो बाकी के साइंटिस्ट थे वो सारी एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, वो सारी एम्पेरिकल चीज़ों पे बात कर रहे थे कि भाई जो चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पे नॉन एम्पेरिकल चीज़ें हैं सारी, क्योंकि आप इन चीज़ों को मेजर नहीं कर सकते, एनालाइज नहीं कर सकते, इनकी कोई साइंटिफिक स्क्रूटनी नहीं कर सकते। इसीलिए ना लेवाई स्ट्रॉस का जब हम क्रिटिसिज्म करते हैं तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इसका यही आता है that he is talking on that plane which is नॉन एम्पेरिकल। उसको क्रॉस चेक करने के लिए कोई और एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैसे क्रॉस चेक करे भाई? कोई और एंथ्रोपोलॉजिस्ट लेवाई स्ट्रॉस जो बोलेगा वही उसको मानना पड़ेगा। ये कोई मतलब एविडेंस बेस्ड चीज़ें तो हैं नहीं बहुत ज़्यादा। तो इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म में ये आता है कि दिस इज़ नॉन एम्पेरिकल। ठीक है, और दूसरा इसका क्रिटिसिज्म ये आता है कि ना सोशल फंक्शंस की कोई बात नहीं करेगा। जैसे हम कहाँ से आ रहे हैं भाई? फंक्शनलिज्म के स्कूल से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा कहर था, पूरा फेज था फंक्शंस का कि भाई हर चीज़ का फंक्शन डिसाइड करना है, इस चीज़ का क्या फंक्शन है, ये एग्जिस्ट कर रही है, इसका क्या फंक्शन है। उसी तरह से सोशल फंक्शन पे ये बिल्कुल फोकस नहीं करता, ना ही तो किसी चीज़ के फंक्शन पे फोकस करता है, ना ही उस चीज़ के कि चाहे कि वो चीज़ किस तरह से इवॉल्व हो रही है उस पर भी फोकस नहीं करता है। ये इस टाइप के क्रिटिसिज्म भी आते हैं इसके लिए। ठीक है, अब इसकी पब्लिकेशंस देख लेते हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं इसने स्टडी कहाँ पे करी थी। इसकी फील्ड स्टडी थी रेड इंडियंस पे। ठीक है, रेड इंडियन एक ट्राइब है अमेरिका में। अब और इसका ये किससे इंस्पायर्ड था? सॉजियर से तो था ही, ये डरखाइम से भी इंस्पायर्ड था। ठीक है, एमिली डरखाइम, जिससे ब्राउन इंस्पायर्ड था। ठीक है, अब इसकी कुछ बुक्स देख लेते हैं। इसकी ये 3-4 बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है इसकी ये एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, सैवेज माइंड, रेस एंड हिस्ट्री, स्ट्रक्चरलिज्म, इकोलॉजी, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। इनमें से 2-3 बुक भी याद हो जाएं तो काफ़ी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके एक्चुअल प्रीमाइसेस क्या हैं। देखो, इसके प्रीमाइसेस मैंने तुम्हें बता दिया कि ये अपनी सारी स्टडी ह्यूमन थॉट प्रोसेस पे सेंटर करके रखेगा। ठीक है, इट सजेस्ट दैट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी नीड्स टू बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ अंडरलाइंग एंड अनऑब्जर्वेबल, दैट इज़ ह्यूमन माइंड। जो भी ह्यूमन माइंड क्या है? समथिंग दैट्स हिडन, दैट्स अनऑब्जर्वेबल। ठीक है, उस बिहेवियर पे ही कल्चर डेवलप होता है, और या फिर हम कह सकते हैं सोसाइटी एट लार्ज डेवलप होती है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इज़ माइंड। नाउ यहाँ तक तो माइंड की बात हो गई। अब इससे आगे अगर हम इसकी डेवलपमेंट देखें तो इसने एक इम्पॉर्टेंट बात कही है। वो ये कहता है कि जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड मीन्स कि भाई हर इंसान एक जैसा सोचता है। अब स्ट्रॉस भी यही कहता है कि भाई देयर इज साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, दैट एवरी मैन थिंक्स अलाइक। और इसमें ये क्या डेवलपमेंट दे रहा है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इसका ये है माइंड के एडवांस लेवल पे कि बाइनरी ऑपोजिट्स, इसको बीओ बोलते हैं, बाइनरी ऑपोजिट्स, बीओज। ठीक है, वो ये कह रहा है कि भाई हर इंसान का जो दिमाग है, पहली बात तो सेम चलता है। दूसरी बात, इंसान का दिमाग ना बाइनरी ऑपोजिट्स में डोमिनेटेड है, और उसी तरह से कल्चर भी हमारा बाइनरी ऑपोजिट्स में डोमिनेटेड है। और कल्चर इन्हीं बाइनरी ऑपोजिट मतलब दो कुछ नॉर्थ साउथ टाइप की ऑपोजिट पोल टाइप की चीज़ें हैं, जैसे हॉट कोल्ड,
ठीक है, लाइफ डेथ, लव हेट, ठीक है, मेल फीमेल। तो ये बोल रहा है कि नेचर में और इंसान के दिमाग में बाइनरी ऑपोजिट्स एग्जिस्ट करते हैं और उसी के बेसिस पे हमारा कल्चर भी डिसाइड होता है। ठीक है, जब ये बाइनरी ऑपोजिट की बात करता है तो देखो, ह्यूमन माइंड थिंक्स इन बाइनरी ऑपोजिट एंड कल्चर एग्जिस्ट टू रिकनसाइल दिस बाइनरी ऑपोजिट्स। इसका एग्जाम्पल ये है लाइफ एंड डेथ। ठीक है, कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, गॉड, घोस्ट, कुछ भी ले लो। ठीक है, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि ये बोलेगा सबसे पहली बात तो कि भाई माइंड्स आर यूनिवर्सल, देयर इज साइकिक यूनिट ऑफ माइंड काइंड एंड एवरी माइंड थिंक्स इन बाइनरी ऑपोजिट। ठीक है, जेस्टॉल्ट एक साइकोलॉजिस्ट था जो ये बोलता है सीन इज़ द रिजल्ट ऑफ अनसीन। ये ये मतलब मुझे पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है ये बहुत ही ज़्यादा डीप स्टेटमेंट है, बहुत ही ज़्यादा डीप स्टेटमेंट है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट भी है। क्योंकि तुमने कभी ऐसा नोटिस किया अपनी लाइफ में कि तुम जो चीज़ सोचते हो ना, जो तुम अपना थॉट प्रोसेस क्रिएट करते हो, जिसको हम मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं, तुम जो थॉट प्रोसेस क्रिएट करते हो तुम्हारी लाइफ वैसी बन जाती है। एंड दिस इज़ व्हाट जेस्टॉल्ट इज़ ऑल्सो सेइंग कि सीन जो जो बना है आपकी लाइफ में इज़ द रिजल्ट ऑफ अनसीन। अनसीन मीन्स तो आपका थॉट प्रोसेस रहा होगा, जो आपने अपने दिमाग में मैनिफेस्टेशंस किए होंगे कि भाई मेरी लाइफ ऐसी हो। तो सीन इज़ द रिज़ल्ट ऑफ अनसीन, और इसी चीज़ को स्ट्रॉस भी बिलीव करता है और एक्सपैंड करता है। ठीक है, इतना है, ये है इसका बेसिक प्रीमाइस। अब इसकी जो ये बुक है ना, ये एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। क्यों? क्योंकि इसमें ये बोलता है कि एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप में ये बोलता है जैसे इंसान का दिमाग बाइनरी ऑपोजिट में वर्क करता है ना, तो जब किनशिप्स की बात आती है, किनशिप कौन होते हैं? हमारे रिश्तेदार। ठीक है, किनशिप की जब बात आती है तो किनशिप में मैन जो है उसका दिमाग दो बाइनरी ऑपोजिट्स में डिवाइड हो जाता है। और वो कौन से हैं? सिस्टर्स या नॉन सिस्टर्स? सिस्टर्स नॉन सिस्टर्स मीन्स वन इज मैरिजेबल, नॉन मैरिजेबल। अरे यार मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे, नॉन मैरिजेबल आएगा, नॉन मैरिजेबल एंड नॉन सिस्टर्स मीन्स मैरिजेबल। तो बेसिकली वो इसमें इस बुक में इसने ये इस चीज़ को एक्सपैंड किया है कि जो आदमी है ना, वो औरतों को भी उसने दो भाग में डिवाइड कर लिया स्टार्टिंग में ही, that this is the group that is marriageable, that I can marry, and this is the group that is non marriageable। non marriageable में उसकी सगी बहनें आ गई या फिर कुछ उसने कज़न्स रख लिए होंगे, और मैरिजेबल में उसने शायद से बाहर की लड़कियां रख ली होंगी या फिर इस तरह से। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप में ये बात करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो इसकी बुक है, इसमें ये बात कर इसमें इसने ये हिडन रूल्स वाली बात कही है, दैट कल्चर लाइक लैंग्वेज इज कंपोज्ड ऑफ हिडन रूल्स दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ इट्स प्रैक्टिशनर्स। ठीक है, कोई डाउट? नहीं। अब ठीक है, ये देखो, ये इसको एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप को मैंने यहाँ पे एक्सपैंड किया हुआ है कि इसके जो बहुत सारे काम हैं उनमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट काम है किनशिप स्टडीज़। जैसे हमने लास्ट किनशिप स्टडीज़ कहाँ पे करी थी? हमने क्या देखा था? लास्ट किनशिप स्टडी किसने करी थी अच्छे से? मॉर्गन ने हमने देखा था, एक तो मॉर्गन देखा था, और ब्राउन में कुछ देखा था क्या हमने किनशिप का? मॉर्गन का बेसिकली इम्पॉर्टेंट है क्लासिफिकेटरी टू डिस्क्रिमिनेटरी जो है उसका। ठीक है, तो
इसकी एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप की बुक में ही हैज़ emphasized इम्पोर्टेंस ऑफ किनशिप ऑन द बेसिस ऑफ रेसिप्रोसिटी, एक्सचेंज एंड अलायंस फॉर्मेशन। इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है लेन देन, मैं आपको दूँ और आप मेरे को दो। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि भाई मैं जो हूँ, मैं कुछ दे रही हूँ तो आप जो हो आप भी मेरे को कुछ दो, ठीक है। इस ये बोलता है कि जो ह्यूमन रिलेशंस होते हैं वो इन चीज़ों पे डिपेंड होते हैं और इन चीज़ों से गवर्न भी होते हैं। रेसिप्रोसिटी से, एक्सचेंज भी सेम हो गया। और अलायंस फॉर्मेशन तो तुम्हें पता ही है कि शादी के रिश्ते बनाना, ठीक है। अलायंस फॉर्मेशन बिटवीन मैन एंड वुमन। तो इसमें इस टाइप का ये एग्जांपल देता है कि सबसे पहली बात तो कि दैट देयर इज़ यूनिवर्सैलिटी ऑफ इंसेस्ट टैबू। इंसेस्ट टैबू हर जगह एग्जिस्ट करता है किनशिप्स में, ठीक है। इन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बाइनरी ऑपोजिट्स का, क्योंकि उसमें ये हो गया कि one group is where I can form sexual relations and one is where I cannot form sexual relations, ठीक है। तो अब ये इस तरह से बोल रहा है ह्यूमन माइंड हैज़ बाइनरी ऑपोजिट्स एंड देन रेसिप्रोकल एक्सचेंजेस एग्जिस्ट। रेसिप्रोकल एक्सचेंज में भी अब ये दो टाइप के रेसिप्रोकल एक्सचेंजेस की बात करता है, बैलेंस्ड एंड जनरलाइज्ड। बैलेंस्ड एंड जनरलाइज्ड में इसमें ना हम बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे मैरिज वाले चैप्टर में, अभी मैं तुम्हें ब्रीफ में बता देती हूँ। बैलेंस्ड और जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या होता है। बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी होता है जैसे कि तुमने कहीं पर देखा होगा, एक ना गोंड ट्राइब होती है। गोंड ट्राइब है थोड़ा सा झारखंड, वेस्ट झारखंड और ईस्ट मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। मध्य प्रदेश में ज़्यादातर एग्जिस्ट करती है। तो जो ये गोंड ट्राइब है, ये लोग क्या करते हैं कि इनमें एक सॉर्ट ऑफ नॉर्म होता है, दूध लौटावा। दूध लौटावा में पता है क्या होता है कि अगर हमारे घर से, मैं तुम्हें बहुत क्रूड एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर हमारे घर से एक लड़की को हमने शादी करके इस घर में भेजा है, ठीक है, तो इनके घर से भी एक लड़की हमारे घर पे शादी करके आएगी। ये है बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी। इसमें कुछ मतलब किसी के ऊपर कोई भार नहीं बचा। लड़की को देना ट्राइबल सोसाइटीज़ में बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ी चीज़ मानी जाती है, क्योंकि लड़कियों की वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। लड़कियों को एक बहुत ही ज़्यादा रिसोर्स रिच तरीके से देखा जाता है, क्योंकि जब एक लड़की दूसरे घर में जाती है तो वो बहुत सारे फंक्शंस सर्व करती है। ऑब्वियसली अपनी मैनुअल लेबर तो देती है, जो वो लेबर इस घर में दे रही थी, काम कर रही थी, भी किसी भी टाइप के काम कर रही थी, हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस कर रही है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रही है, या इफ़ नॉट एनीथिंग घर का ही काम कर रही है, तो ये अपना मैनुअल लेबर दे रही है। मैनुअल लेबर से उनको इकोनॉमिक बेनिफिट भी होता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप एग्रीकल्चर में हाथ बटा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप घर की जो इकोनॉमी है उसमें आपका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। आप काम कर रहे हो जिसका आपको बाद में प्रोडक्शन होगी और पैसा आएगा घर पे, ठीक है। तो लड़की अपने सेक्सुअल राइट्स देती है एक एक दूसरे लड़के को कि भाई मैंने आपसे शादी करी है तो आप यू हैव द राइट ओवर माय बॉडी एंड माय सेक्सुअल राइट्स। लड़की अपना रिप्रोडक्शन देती है कि भाई किसी और लड़की दूसरे घर में जब वो जा रही है, फैमिली में जा रही है शादी करके, तो वो बच्चा पैदा करती है, विच इज़ अ लाइक वेरी वेरी नोबल एंड सुप्रीम सॉर्ट ऑफ थिंग इन ट्राइबल्स, कि आपका जब कुल आगे बढ़ रहा है तो वो अपने आप में बहुत, एक लड़की की वजह से जब आगे बढ़ रहा है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है।
इसीलिए वहाँ पे लड़कियों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है। और इनफैक्ट ज़्यादातर बहुत सारी ट्राइबल सोसाइटीज़ तो ऐसी भी हैं जहाँ पे जब लड़की को देते हैं तो वो पैसे उल्टा लेते हैं, या किसी भी टाइप की ना। इसको बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी के में हम कुछ कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी देंगे कि जब यहाँ पे ये लोग लड़की दे रहे हैं तो ये लोग यहाँ से पैसे दे रहे हैं या सम सॉर्ट ऑफ सर्विस दे रहे हैं या कुछ भी टाइप के, मतलब कि कुछ तो दे रहे हैं ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं भाई हम अपनी लड़की दे रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर अस, ठीक है। तो ये इनसे पैसे लेते हैं, इस तरह का सिस्टम होता है। ये होती है बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी, ठीक है। जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी होती है कि आप यहाँ से लड़की दे दो और यहाँ से ये लोग कुछ ना दें, बस लड़की लेके बैठ जाएं। दिस इज़ जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी। और जो ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में होता भी है कि दैट वन हाउस होल्ड इज़ गिविंग देयर डॉटर ऑल्सो एंड सम सॉर्ट ऑफ मनी ऑल्सो, डॉटर प्लस मनी। सो दिस इज़ अ जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं इस किनशिप स्टडी वाली बुक में इसने ये सारी चीज़ें बताई हैं, एक तो बाइनरी ऑपोजिशन वाली और एक रेसिप्रोसिटी वाली, कि किस तरह से रेसिप्रोसिटी के बेसिस पे अलायंस फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कि अलायंस फॉर्मेशन होता है या फिर रेसिप्रोसिटी के बेसिस पे किस तरह से रिश्ते चलते हैं या फिर ट्राइब्स चलती हैं, उनके बीच में लेन देन होता है, ठीक है। ये मैंने तुम्हें सिर्फ एक लड़की का और फिर मैरिज का एग्जांपल दिया था। इसमें बहुत सारी चीज़ों का भी एग्जांपल होता है, लाइक बहुत सारी चीज़ों का भी लेन देन होता है। ग्रेन्स हो गए, फूड ग्रेन्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, कुछ भी हो गया, ठीक है। ये हो गया इनका एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप बाय लेवाई स्ट्रॉस। अब हम पढ़ते हैं, इन्होंने जो इनकी ये बुक है सैवेज माइंड, ये बस बुक याद कर लेना और इसमें ये याद कर लेना कि सैवेज माइंड में इन्होंने मिथ्स और टॉटम्स की बात करी है। देखो टॉटम्स की बात ना जनरली बहुत सारे लोग कर रहे हैं और सारे लोग सेम बात करेंगे, टॉटम में कुछ नया एडिशन नहीं करेंगे, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में भी बताया था। बस ये तुम ध्यान कर लेना कि कौन सी बुक में क्या लिखा हुआ है। सैवेज माइंड में मिथ्स एंड टॉटम्स की बात होगी, ठीक है। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन लेवाई स्ट्रॉस का है, वो है स्टडी ऑफ मिथ्स। स्ट्रॉस के पहले मिथ्स मेलिनोस्की ने लिखा था। मेलिनोस्की ने मिथ्स के बारे में स्टडी करी थी फ्रेज़र से इंस्पायर होके, और ये भी फ्रेज़र से ही इंस्पायर्ड था, ठीक है। अब मिथ्स में भी ऑब्वियसली ये सेम बात लेकर आएगा कि दैट इट इज़ द अनकॉन्शियस माइंड दैट क्रिएट्स द मिथ्स या फिर सुपरस्टिशंस, ठीक है। अब इसमें इसने एक बुक लिखी है मिथ्स के ऊपर ही, रॉ एंड द कुक्ड। अब इसमें जो है इसने एक ट्राइब की बात करी है, एक केस स्टडी दी है जिसमें जो ट्राइब है ना, वो ट्राइब्स का ना अपना अपना तरीका होता है अपना, या तो सोशल स्टेटस दिखाने का या फिर लोगों की इम्पोर्टेंस बताने का। हाउ इम्पोर्टेंट यू आर फॉर मी, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर ट्राइब, तो मेरे घर में जो लोग आ रहे हैं मैं उनको किस तरह से होस्ट करूँगी, उससे भी मेरा ये डिसाइड होगा कि व्हाट इम्पोर्टेंस डू दीज पीपल कैरी इन माई माइंड, ठीक है। तो इस बुक में ये बोलता है कि कुछ लोगों को रॉ खाना दिया जाता है, कुछ लोगों को कुक्ड खाना दिया जाता है। तो ऑब्वियसली जिन लोगों को कुक्ड खाना दिया जा रहा है दे आर ऑफ सम हायर स्टैचर पीपल, they carry higher importance for that particular family or for that particular tribe। और जिनको रॉ कच्चा खाना दिया जा रहा है, obviously they might not be having that higher stature or they might not be that important for that particular tribe, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो इसने बाइनरी ऑपोजिट्स का गेम खेला है, रॉ एंड कुक्ड। इसने बोला है कि इंसान का दिमाग यहाँ पे भी बाइनरी ऑपोजिट्स में चल रहा है। भाई वो लोगों को दो भाग में उसने डिवाइड कर दिया है कि
एक को मैं रॉ फूड दूंगा और एक को मैं कुक्ड फूड दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ। तो अरे यार, तो ये है लिवाई स्ट्रॉस का स्ट्रक्चरलिज्म। यही है मेरी। एक सेकंड रुकना। तो ये है मेरी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट तो ये ख़त्म हो गया है इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन और क्रिटिसिज्म रीड करने ना। क्रिटिसिज्म में इसका मेनली यही है कि भाई इसके काम की कोई साइंटिफिक स्क्रूटनी नहीं है, ये सिर्फ दिमाग की बातें करता है कि भाई दिमाग से ये चलता है, दिमाग से ही पूरा कल्चर बना हुआ है। तो इसका प्रूफ कैसे करोगे? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में तो आप अगले एंथ्रोपोलॉजिस्ट एटलीस्ट स्टडी तो कर सकते हैं, हाँ भाई ये हिस्ट्री थी और ये डेवलपमेंट हुआ। माइंड को आप कैसे मतलब स्क्रूटनी करोगे? ओवर हाँ, अब इसकी जो स्टडी है या इसकी अगर हम थ्योरी फॉलो करें तो इट्स हाईली सब्जेक्टिव एंड इट्स हाईली डिपेंडेंट एन ऑब्जर्वर। कि भाई मैं अगर वहाँ पे एज एन ऑब्जर्वर जाके बैठी हूँ तो मेरा क्या पर्सपेक्टिव डेवलप हो रहा है, मैं सिर्फ उस बेसिस पे उस कल्चर की मतलब कथा कहानी लिखूँगी कि भाई ये कल्चर ऐसा है वैसा है, क्योंकि मैं तो सारी दिमाग की बातें कर रही हूँ ना कि इनका दिमाग इस तरह चलता है। तो देखो, जब ये दिमाग की बातें करते हैं ना तो इसकी मेथोडोलॉजी में, जब हम मेथोडोलॉजी सबकी हम पढ़ते हैं, मेथोडोलॉजी में फोक स्टोरीज़, रिलीजियस स्टोरीज़, फेरी टेल्स, इस टाइप की कहानियाँ ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कुछ सेट कहानियाँ हैं, किसी भी टाइप की फोकलोर्स हैं, उसके बेसिस पे ये इस तरह से डिराइव करना चाहता है कि उस कल्चर का माइंडसेट क्या रहा होगा या क्या है, जिसके बेसिस पे वो डेवलप हुआ है। ठीक है, और ये हो गया है, ये क्रिटिसिज्म रीड कर लेना, ये हो गया। सोशल स्ट्रक्चर की इसने एक डेफिनेशन दी हुई है दैट सोशल स्ट्रक्चर इज अ मॉडल विच इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय रिसर्चर। देखो, इट्स कंस्ट्रक्टेड बाय रिसर्चर एंड नॉट द ट्राइब इटसेल्फ। ठीक है, इट डजंट एग्जिस्ट इन द रियलिटी। मॉडल इज़ अ मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट। ठीक है, इट्स कम्प्लीटली अ मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल ये देता है, फॉर एग्जांपल स्टार्स एक रॉ डेटा है और constellation is the model that the anthropologist constructs। ठीक है, और ये सब रीड कर लेना, कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। इसके मेरिट्स में यही है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है डिफरेंट फील्ड्स में, ये सब। क्रिटिसिज्म में ये है दैट ही इग्नोर्स द वैल्यू ऑफ फंक्शनैलिटी। फंक्शंस का कोई इसने वो नहीं किया। नेक्स्ट है एडमंड लीच। अब जो लीच है ना, ये इसका भी छोटा सा ही है। ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ लेवाई स्ट्रॉस। नाउ लेवाई स्ट्रॉस जो है वो सब कुछ माइंड की बातें करता है, बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव बातें हैं, और जो लीच है वो एक्शन की बात करेगा। ठीक है, लेवाई स्ट्रॉस कहेगा कि माइंड की वजह से कल्चर फॉर्म होता है। ये कहता है कि भाई माइंड नहीं, लोग सोचते कुछ हैं और करते कुछ हैं, इसलिए बोलता है कि एक्शन के बेसिस पे कल्चर क्रिएट होता है। व्हाट पीपल डू दे क्रिएट, डू एंड क्रिएट। ठीक है, इसकी ये इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। इसकी एक केस स्टडी है, हम रीड करेंगे अभी। एक है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा। बर्मा किसको बोलते हैं? म्यांमार को बोलते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा, लेवाई स्ट्रॉस, इसने अपने गुरु के नाम पे ही एक बुक लिख दी है, लेवाई स्ट्रॉस। पुल इलेया, अ विलेज ऑफ इन सिलोन। सिलोन इज़ व्हाट? श्रीलंका। उस टाइम पे इन सब का नाम अलग अलग हुआ करता था, श्रीलंका। ठीक है, तो अब देखो इसके प्रीमाइसेस अगर हम देखें, मैंने तुम्हें एक क्रक्स बता दिया, ये एक्शन की बात करेगा। ठीक है,
He rejected that generalization and universal aspect put forward by Levi-Strauss as reaching a universal law with respect to human mind is being too ambitious. He is associated with action theory as he believes individual work to attain power and in that process action creates the society. ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कहता है कि कल्चर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमन बिहेवियर. ह्यूमन बिहेवियर का मतलब ऑब्वियसली एक्शन ही है. ठीक है, ठीक है. एक्शन दे आर completely like directly proportional to each other in such a way that culture shapes human behavior and human behavior shapes the culture. ठीक है, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. ठीक है, मैं कुछ सोच रही हूँ और मैं कुछ कर रही हूँ, उसके बेसिस पे भी मेरा कल्चर फॉर्म होगा, और जब मेरा कल्चर फॉर्म होगा वो भी मेरा एक्शन डिसाइड करेगा कि भाई इस टाइप का कल्चर ये बन गया है तो मैं भी उसी टाइप से अपना एक्शन या बिहेवियर शेप करूँगी या डेवलप करूँगी. ठीक है, तो जो लीच का स्ट्रक्चरलिज्म है, क्योंकि ये लेवाई स्ट्रॉस से थोड़ा सा हटके है और थोड़ा सा ज़्यादा एम्पेरिकल है, क्योंकि ये एक्शन की बात कर रहा है जो कि विजिबल हो सकता है कुछ एक्सटेंट तक, तो इसीलिए इसको न्यू स्ट्रक्चरलिज्म भी बोलते हैं. ठीक है, अब इसकी लीच की बुक एक ये भी है, टॉटमिज्म पे सब लोग टॉटमिज्म पे काम करते हैं. टॉटमिज्म पे कुछ नया नहीं है, ये रीड कर लेना, वही है. सिंबल ऑफ क्लैन और फैमिली, टाइप्स ऑफ टॉटम इसने बताए हैं, सोशल एंड सेक्स टॉटम, इंडिविजुअल टॉटम, कॉमन टॉटम. इंडिविजुअल टॉटम मतलब कि मैं अगर अपने आप को बोलूँ कि भाई मेरी एंसेस्ट्री वहाँ से है, मेरे अकेले की. कॉमन टॉटम मीन्स अगर पूरी ट्राइब की एंसेस्ट्री वहाँ से है. सेक्स टॉटम मीन्स कि फीमेल की कोई ट्राइब मानती होगी, सपोज करो कि हमारी ट्राइब में फीमेल्स की एंसेस्ट्री शेरनी से एसोसिएट की जाती है और मेल्स की एंसेस्ट्री सांप से एसोसिएट की जाती है, और उस तरह से है. ठीक है, देखो अगर इन तीनों में ना डिफरेंस ये सब कभी कभार पूछ लेते हैं. लेवाई स्ट्रॉस, लीच एंड ब्राउन. लेवाई स्ट्रॉस और लीच का स्ट्रक्चरलिज्म है और ब्राउन का स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है. इनमें मेन फ़र्क जो मुझे ये दिखता है, देखो ये तो है ही कि जो ब्राउन है वो टोटली रियल बेस्ड लाइफ पे बातें करता है. ठीक है, और जो लेवाई स्ट्रॉस है वो उसका पूरा मेंटल गेम है, और लीच कहीं ना कहीं सेंटर पे आता है, माइंड प्लस रियलिटी, बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट एक्शन. ठीक है, आरसीबी का हमने देखा था कि वो सोसाइटी के इक्विलिब्रियम की बात कर रहा था, ये इक्विलिब्रियम की बात करता है, और ये करता है कि क्योंकि माइंड से चलती है तो यार माइंड तो किसी का कैसे भी चल सकता है, तो ये कहता है कि यार सोसाइटी में एक फ्लक्स रहता है, वेरिएबिलिटी हमेशा रहती है, और ये कहता है ये इन दोनों के सेंटर पे हमेशा आएगा. ये कहता है कि ऑसिलेटिंग मॉडल है. ठीक है, सोसाइटी इस तरह से ऑसिलेट करती रहेगी, कल्चर इस तरह से ऑसिलेट करता रहेगा, बिकॉज कल्चर डिपेंड्स ऑन एक्शंस. देखो जिसमें इसने बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल भी दिया है कि पहले जॉइंट फैमिली का सिस्टम हुआ करता था, उसके बाद न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम आया जब रूरल लाइफ हुआ करती थी. ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम आया थोड़ा अर्बन स्पेस में, बट अर्बनाइजेशन में भी एकदम अगर कोर अर्बनाइजेशन में आप चले जाओ एकदम हायर फॉर्म्स में, तो लोग दोबारा जॉइंट फैमिली में आ गए हैं. क्यों? क्योंकि नाउ पीपल वांट, पहले तो सिर्फ मम्मी पापा और बच्चे रहते थे, बट नाउ मदर फादर वांट कि बच्चों की केयर के लिए ग्रैंड पेरेंट्स भी रहें उनके साथ. तो अब दोबारा से जॉइंट फैमिली का कल्चर आ गया है. या फिर पहले लोग सोचते थे कि अब हम बिज़नेस डिवाइड कर लें, बट बिज़नेस जितना ज़्यादा इंटीग्रेटेड होता है उतना ज़्यादा अच्छे से बड़ा फ्लरिश करता है, तो लोग सोचते हैं कि चलो न्यूक्लियर की जगह जॉइंट फैमिली में आ जाओ बिज़नेस को साथ में रखने के लिए, या फिर अपनी प्रॉपर्टी या रिसोर्सेज को साथ में रखने के लिए. ठीक है, तो इसने ये एक बहुत प्यारा एग्जांपल दिया कि जॉइंट फैमिली टू न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली टू जॉइंट फैमिली, दोबारा से हम आ गए हैं. ठीक है, और यही है इम्पोर्टेंट यहाँ पे. और लीच की एक केस स्टडी है, काचिन सोशल स्ट्रक्चर. काचिन सोशल स्ट्रक्चर बर्मा में एक्चुअली 3 ट्राइब्स होती हैं.
बर्मा में इसने 3 ट्राइब्स रीड करी हैं, गुमलाओ, शान एंड गुमसा। ठीक है, गुमलाओ, शान एंड गुमसा। अब इसमें गुमसा में इसने ये बताया है कि गुमलाओं में तो यार डेमोक्रेटिक सेटअप हमेशा से रहा है, जो भी ट्राइब रही होगी वहाँ पे कुछ डेमोक्रेटिक सेटअप रहा है कि भाई वहाँ पे इलेक्टेड ही चीफ होता है इस तरह से। पर शान में कहीं ना कहीं ऑटोक्रेटिक सेटअप हमेशा से रहा है कि भाई एक ही इंसान या फिर उसकी पीढ़ी ही हमेशा चीफडम में आएगी। बट जो गुमसा है, गुमसा कहीं ना कहीं सेंटर पे आता है। गुमसा इज़ द फ्लक्स बिटवीन द गुमलाओ एंड शान। तो इस बुक के बेसिस पे ये भी लिखता है कि दैट इन दिस बुक ही हैज़ आइडेंटिफाइड 3 फॉर्म्स ऑफ सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन काचिन हिल्स। काचिन हिल्स जगह का नाम है म्यांमार में, और ये तीन ट्राइब्स के नाम है, गुमलाओ, गुमसा एंड शान। ठीक है, दिस बुक्स इम्पोर्टेंस इज लार्जली ड्यू टू रीजनल स्टडी ऑफ अ ट्राइब than local study. He shows how creatively Kachins use power struggles to coexist. और ये बोल रहा है कि तीनों में पॉलिटिकल सिस्टम डिफरेंट है, स्टिल देखो तीनों साथ में कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, एक ही हिल पे तीनों ट्राइब्स कोएग्जिस्ट भी कर रही हैं, जबकि इनके बीच में फ़र्क कितना ज़्यादा है। तो बस यही बताया इसने इस केस स्टडी में। ठीक है, और स्ट्रॉस जिस तरह से फ्रेंच आदमी था, ये ब्रिटिश आदमी था। ठीक है, ये एक बार रीड कर लेना, ब्राउन और स्ट्रॉस में क्या फ़र्क है। ब्राउन ह्यूमन क्या नाम है, जो रैटक्लिफ ब्राउन है वो सोशल स्ट्रक्चर को सेंटर पे रखता है वो, और जो लेवी स्ट्रॉस है वो ह्यूमन माइंड को सेंटर पे रखता है। वो ये कहता है सोशल स्ट्रक्चर के इक्विलिब्रियम में से सब कुछ चलेगा, और इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए सब कुछ चलेगा। ठीक है, और ये कहता है कि कल्चर इज़ ओनली अ टूल टू रिजॉल्व द बाइनरी ऑपोजिट माइंडसेट ऑफ मैन। कल्चर सिर्फ अपना एक काम करता है, वो ये है कि जो इंसान के दिमाग में बाइनरी ऑपोजिट्स फेजेस क्रिएट हो रखे हैं, उनको बाइनरी ऑपोजिट कन्फ्यूजन्स है या डिलेमाज है, उनको रिजॉल्व करे, जैसे कि सिस्टर वर्सेस नॉन सिस्टर्स में। ठीक है, तो इसमें रिजोल्यूशन सबसे बड़ा कल्चर का क्या आ गया कि एक से आप शादी कर सकते हो, एक से आप नहीं शादी कर सकते। कल्चर, शादी इज़ अ पार्ट ऑफ कल्चर ओनली। ठीक है, और ये थोड़ा एम्पेरिकल बातें करेगा, ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक बातें करेगा, यही है बस। ठीक है, ये फंक्शन की बातें करेगा, इसको फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो एडमंड लीच की जो एंथ्रोपोलॉजी है उसको रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं, रीथिंकिंग। ठीक है, क्योंकि ये पहली बात तो स्ट्रॉस का स्टूडेंट है। स्ट्रॉस इज़ ऑल अबाउट थॉट प्रोसेस एंड थिंकिंग। तो व्हेन ही इज़ अबाउट एक्शन, तो ही इसकी एंथ्रोपोलॉजी को हम रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही है। नेक्स्ट जो कल्चर मटीरियलिज्म है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे 1 हफ्ते बाद। ठीक है।